What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में भारत की इकोनॉमी ने कई सारे इंप्रूवमेंट के ट्रेंड्स दिखाए हैं और लगातार हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहे हैं। भले ही पूरी दुनिया के अलग अलग डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमी एक स्टेबल पेस के साथ ग्रो कर रही है। रिसेंटली एसबीआई द्वारा रिलीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में इंडियन इकोनॉमी का ईयरली ग्रोथ रेट 7% को क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों, इकोनॉमी को टोटल 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और क्वार्टरनरी सेक्टर। और ये सभी सेक्टर्स किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इंजन के चलने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन इंडिया की अब तक की इस इकोनॉमिकल ग्रोथ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर ने निभाया है। सर्विस सेक्टर कॉमर्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट एक्टिविटीज, बिजनेस और पर्सनल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वर्क जैसी एक्टिविटीज से मिलकर बनता है। और आज भी ये सेक्टर भारत की टोटल जीडीपी का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन सर्विस सेक्टर में भी एक ऐसा सब सेक्टर है जिसके लिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, और वो है इंडिया की आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आईटी सेक्टर का इंपॉर्टेंस समझने के लिए चलिए आईबीएफ की एक रिपोर्ट में दिए गए डेटा को हम एनालाइज करते हैं। आईटी सेक्टर करंटली इंडिया की जीडीपी का 7.4% कंट्रीब्यूट करता है और 2025 तक आईटी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़कर लगभग 10% तक पहुंच जाएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी NASSCOM के अकॉर्डिंग इंडियन आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में $227 बिलियन का हो गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 15.5% ज्यादा है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के मामले में भी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन एक्सपोर्ट्स की टोटल वैल्यू $178 बिलियन थी। आईटी इंडस्ट्री इंडिया में एक बहुत बड़ी जॉब प्रोवाइडर भी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में आईटी सेक्टर ने 4.45 लाख लोगों को हायर किया, जिसने टोटल वर्कर्स का नंबर 50 लाख तक पहुंचा दिया है। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भारत में 2025-26 तक डिजिटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट वाली 60 to 65 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। इस ग्रोइंग इंडस्ट्री का फायदा इन्वेस्टर्स भी उठाना चाहते हैं, इसीलिए 2021 में इंडियन आईटी स्टार्टअप्स को रिकॉर्ड $36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हासिल हुई। दोस्तों, आज हम इसी हाईली प्रोडक्टिव आईटी सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। वो इंडियन कंपनी जिसने आज इस सेक्टर के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में अपनी एक अलग जगह बनाई है। सिर्फ 10,000 रुपए के कैपिटल से शुरू की गई इस कंपनी ने 2021 में $100 बिलियन का मार्क टच करके इतिहास रच दिया। ये वही कंपनी है जिसका आईडी कार्ड पहनने का सपना हर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर देखता है। दोस्तों, ये कंपनी है NR नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी के खून पसीने से खड़ी की गई इन्फोसिस, जो आज भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी फर्म है। और आज के इस वीडियो में हम इसी इन्फोसिस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इन्फोसिस की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इंडिया के लोगों के लिए एक आइडियल लव स्टोरी ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया। साथ ही साथ हम इन्फोसिस के बिजनेस मॉडल, उसके कॉम्पिटिटर्स और विजन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में होने के बावजूद इन्फोसिस ने आज अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्टेडी मार्केट और कंज्यूमर बेस बनाया है। पुणे सिटी में फाउंडर और को फाउंडर के घर से शुरू की गई ये कंपनी आज दुनिया भर में अपने पैर जमा चुकी है। इन्फोसिस कंपनी द्वारा मार्च 2022 में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग इन्फोसिस ग्लोबली 54 कंट्रीज में 247 लोकेशंस पर अवेलेबल है। इन्फोसिस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से $65 मिलियन से भी ज्यादा की कंपनी है। साल 2022 की बात करें तो कंपनी ने टोटल $16.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। इन $16.3 बिलियन के रेवेन्यू में $3 बिलियन कंपनी का नेट प्रॉफिट था। सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के पास $15.6 बिलियन जितने एसेट्स भी मौजूद थे। यही कारण है कि आज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इंडिया में करंटली इन्फोसिस 7th लार्जेस्ट कंपनी है। इन्फोसिस कंपनी शेयर मार्केट में भी अपने शेयर होल्डर्स को जबरदस्त प्रॉफिट्स दिलाने के लिए जानी जाती है। इन्फोसिस अपने आईपीओ को लेकर जून 1993 में शेयर बाजार में उतरी थी और 450 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए गए थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय इस कंपनी के आईपीओ में लोगों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई।
हालांकि इस आईपीओ की मदद से इन्फोसिस $4.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेस करने में कामयाब रही, जहां कंपनी के 13% शेयर अकेले मॉर्गन स्टैनली ने खरीदे थे। नतीजा ये हुआ कि जहां 1993 में शेयर की कीमत मात्र 95 रुपीस थी, वहीं इसकी डिमांड बढ़ने पर 1999 में कंपनी शेयर के दाम 8100 रुपीस तक पहुंच गए। इस शेयर के दाम की वजह से इन्फोसिस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नैस्डैक की 20 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। इन्फोसिस के इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के पीछे लेट 2000 की एक बहुत बड़ी घटना रिस्पॉन्सिबल थी। दरअसल इस टाइम पर Y2K या ईयर 2000 नाम का एक बग रिपोर्ट किया गया, जिसे मिलेनियम बग के नाम से भी जाना जाता है। असल में कंप्यूटर अपना सारा डेटा बाइनरी डिजिट की फॉर्म्स में स्टोर करते हैं, और इस बग की वजह से ईयर 2000 को कंप्यूटर्स ईयर 1900 की तरह रीड करते थे। लेकिन इन्फोसिस वो कंपनी बनी जिसने इस बग को रिजॉल्व करने में सफलता प्राप्त करी। इस बग को सॉल्व करके इन्फोसिस ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और अगले 5 साल तक इस बग के खूब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने नाम किया। यही कारण था कि साल 2004 तक कंपनी का रेवेन्यू $1 बिलियन पहुंच गया, जो इसके अगले 2 सालों में $2 बिलियन हो गया। अभी कुछ ही समय पहले 2021 में कंपनी ने $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ का मार्क टच किया, और ऐसा करने वाली ये चौथी इंडियन कंपनी बन गई। आज कंपनी के पास इतना कैपिटल हो चुका है कि वो अपने टाइम पर शेयर बायबैक के ऑफर्स को निकालती रहती है। शेयर बायबैक का मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट में जो शेयर्स लिस्ट किए गए हैं उन्हें वापस कंपनी द्वारा खरीदना। हालांकि सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू होकर 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का यह सफर आसान नहीं था। दोस्तों, आज इन्फोसिस का नाम दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में शुमार है और इसे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हुए लगभग 4 दशक का समय बीत चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी बड़ी मंजिल आसान नहीं होती, और उस मंजिल तक पहुंचने के पीछे होता है बहुत सारा संघर्ष। इन्फोसिस को खड़ा करने में इसी तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी को। दोस्तों, शायद किसी ने सच ही कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नारायण मूर्ति की जिंदगी में भी उनके पीछे ढाल बनकर खड़ी थी उनकी वाइफ सुधा मूर्ति। ये बात उस दौर की है जब हमारा देश कई सारी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत के लिए दूर की बात थी। 2 जुलाई 1981 को 7 इंजीनियर्स ने मिलकर पुणे से एक आईटी कंपनी की शुरुआत की और उसका नाम रखा इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को शुरू करने वाले थे NR नारायण मूर्ति, नंदन निलेकानी, S गोपालकृष्णन, SD शिबुलाल, K दिनेश, NS राघवन और अशोक अरोड़ा। NR नारायण मूर्ति भले ही इस कंपनी के को फाउंडर हों, लेकिन वो इस कंपनी के शुरुआती एम्प्लॉइज में से एक नहीं थे। कंपनी शुरू होने के 1 साल बाद ही उन्होंने इस कंपनी में काम करना शुरू किया था। इन 7 इंजीनियर्स ने ठान तो ली थी कि वो आईटी की नींव भारत में रखेंगे और आने वाले कई सालों के लिए भारत की शक्ल और सूरत बदल देंगे। लेकिन इस कंपनी को शुरू करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे, और इसी संकट की घड़ी में सुधा मूर्ति ने कंपनी के लिए संजीवनी बूटी का काम किया और अपनी सेविंग्स के 10,000 रुपए दिए, जिसने कंपनी की नींव का काम किया। हालांकि ये पैसे इन्फोसिस के ऑफिस के लिए किराए पर एक कमरा लेने के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। इसलिए इन्फोसिस के ऑफिस के रूप में NR नारायण मूर्ति ने को फाउंडर NS राघवन के घर का एड्रेस दिया और अपने घर में एक कमरे को कंपनी का ऑफिस बनाया। कंपनी शुरू होने के 2 साल बाद 1983 में इन्फोसिस का ऑफिस पुणे से बेंगलुरु बेटर ग्रोथ और बेटर मार्केट एक्सपोजर के नाम पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के 2 साल बाद भी कंपनी के लिए संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इन्फोसिस के संघर्ष का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी होने के बावजूद शुरुआती 2 सालों तक कंपनी के पास खुद का कंप्यूटर तक नहीं था। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नारायण मूर्ति ने एक रास्ता खोजा और अपने अमेरिकन क्लाइंट को ऑफर दिया कि वो इंडिया से इंजीनियर को ऑन साइट भेजेंगे। यानी इन्फोसिस कंपनी के इंजीनियर को अमेरिका भेजा जाता था, जहां इंटरव्यू के बाद वो वहीं से उन्हीं के कंप्यूटर पर काम करते थे। इस तरह धीरे धीरे कई सारे प्रोजेक्ट करके उन्होंने पैसे कमाए और अपने बिजनेस को फंडिंग दी। 1983 में इन्फोसिस ने डेटा जनरल 32 बिट MBA 100 मॉडल का पहला कंप्यूटर सिस्टम खरीदा। इसके बाद कंपनी ने इंडिया से ही क्लाइंट्स को केटर करना स्टार्ट किया। 1989 तक इन्फोसिस धीरे धीरे ग्रो करती रही, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल इन्फोसिस के अमेरिकन पार्टनर कर्ट सैलमन एसोसिएट के साथ एक डील साइन की थी जो 1989 में कैंसिल हो गई, जिसके चलते इन्फोसिस को काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ा। साथ ही कंपनी के को फाउंडर में से एक अशोक अरोड़ा कंपनी छोड़कर चले गए, जिससे बाकी एम्प्लॉइज पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा।
लेकिन इस कठिन घड़ी में नारायण मूर्ति ने सबका मनोबल बढ़ाने का काम किया और साफ शब्दों में सभी से कहा कि वो इस कंपनी को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए आखिर तक लड़ने को तैयार है। सिमिलरली 1990 में इन्फोसिस को 2 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर सामने रखा गया, जिसको बाकी सभी को फाउंडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन नारायण मूर्ति कंपनी को बेचने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी कंपनी ना बेचने के लिए कन्विंस किया और कंपनी एक बार फिर से बच गई। नारायण मूर्ति का कंपनी ना बेचने का अपना फैसला सही साबित हुआ। उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे कंपनी ने अपनी जड़ें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में फैलाई और आज इन्फोसिस का नाम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में शुमार है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे अपने बिजनेस मॉडल से इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट स्पेस में होने के बावजूद इन्फोसिस खुद को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बना पाई है। दोस्तों, हर कंपनी के लिए सबसे मुश्किल समय उसकी जर्नी के शुरुआती दिन होते हैं, क्योंकि उस समय पर कंपनी की मार्केट में कोई खास पकड़ नहीं होती और बिजनेस मॉडल अपने नेसेंट स्टेज में होता है। साथ ही इस बात की भी पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है कि सक्सेस के लिए वो जो रास्ता चुन रहे हैं वो आगे चलकर गलत साबित हो। इस चीज से बचने के लिए बिजनेस के पास इनिशियल डेज से ही एक वेल लेड आउट प्लान होना जरूरी है। इन्फोसिस की सक्सेस में एक वाइटल पार्ट उनके इनिशियल डिसीजंस को माना जा सकता है। दरअसल शुरुआती कुछ वर्षों में इन्फोसिस ने सिर्फ 2 मेन चीजों पर फोकस किया, BFSI यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और ADM यानी एप्लीकेशन डेटा मैनेजमेंट, जहां अपने इनिशियल डेज में कंपनी ने सिर्फ US और यूरोप के मार्केट पर ही अपना फोकस रखा, क्योंकि वो जानते थे कि उस समय उनके बिजनेसेस के लिए ये जगह रिलेटिवली इंडिया से ज्यादा स्टेबल मार्केट है। साथ ही इन्फोसिस ने सर्विसेज को सस्ते दाम पर प्रोवाइड किया, जो इन्फोसिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। तब IBM और एक्सेंचर जैसे ग्लोबल IT जायंट्स काफी हाई प्रीमियम चार्ज करते थे और इन्फोसिस ने मिनिमम प्रीमियम ऑफर करके क्लाइंट्स को एक्वायर किया और ट्रस्ट बिल्डअप किया। अपने इस बिजनेस मॉडल से इन्फोसिस प्रॉफिटेबल बना और एक स्लो बट स्टेडी ग्रोथ रजिस्टर की। इस कंपनी की ग्रोथ का ग्राफ हमेशा लीनियर रहा, जो किसी भी IT कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। इस ग्राफ के जरिए ओवर द इयर्स आप इन्फोसिस द्वारा की गई प्रोग्रेस को आसानी से समझ सकते हैं। 1981 से 1992 तक इन्फोसिस ने काफी नॉमिनल ग्रोथ दिखाई। वहीं 1992 से 1999 तक कंपनी की ग्रोथ को इंडियन गवर्नमेंट की LPG पॉलिसी और Y2K बग जैसी चीजों ने पुश किया। 1999 के बाद से कंपनी ने ग्रोथ में बड़ी छलांग लगाते हुए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल की। भले ही शुरुआती वर्षों में इन्फोसिस की ग्रोथ ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी प्रॉफिटेबल रही। इसके लिए कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन जैसे कई स्टेप्स लिए। किसी भी बिजनेस को स्टैंड आउट कराने के लिए एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज है उसकी USP यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कंपनी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए जो बाकी कंपनी से अलग हो। इन्फोसिस की शुरुआत से पहले भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो इन्फोसिस की तरह ही सेम टाइप ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद इन्फोसिस ने इस मार्केट में अपनी खुद की जगह बनाई। दरअसल इन्फोसिस फाइनेंस, इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में अपनी सर्विसेज देती है और उनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है फिनिकल, जो कि एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। आज भी यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन में दुनिया भर की बैंक्स द्वारा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। आज भी मार्केट के बदलते मिजाज को देखते हुए इन्फोसिस ने NIA यानी नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड AI प्लेटफॉर्म, इन्फोसिस कंसल्टिंग, पनाया क्लाउड सूट, एजवर्ड सिस्टम्स, स्कावा और इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जैसे प्रोडक्ट्स भी अपने बैग में अवेलेबल रखे हैं। इन्फोसिस ने इस बात पर भी फोकस किया है कि उसके क्लाइंट्स सिर्फ क्लाइंट्स न रहें बल्कि पार्टनर्स बन जाएं। क्लाइंट्स को पार्टनर्स में बदलने के लिए इन्फोसिस ने अपने ऑपरेशंस में तेजी, कांस्टेंट इनोवेशन और अपने प्लान्स के जबरदस्त एग्जीक्यूशन जैसी चीजों पर ध्यान दिया। बिजनेस में क्लाइंट्स ढूंढना पार्टनर्स ढूंढने से ज्यादा आसान काम है, पर बिजनेस में पार्टनर होने का बहुत बड़ा फायदा है कि पार्टनर हमेशा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि कंपनी को बड़े लॉसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। इस टैक्टिक की वजह से इन्फोसिस सालों से इस बिजनेस में टिकी हुई है और अपने इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को जबरदस्त प्रॉफिट रिटर्न दिए हैं। इन्फोसिस एक बात को बखूबी समझता है कि कोई भी कंपनी तभी फ्लरिश कर सकती है जब उसकी एक प्रोमिनेंट ग्लोबल प्रेजेंस हो, और इस ग्लोबल प्रेजेंस को बेहतर करने के लिए सही समय पर सही कंपनीज के साथ टाई अप करना बेहद इंपॉर्टेंट है। USA, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और जापान में इन्फोसिस की बहुत अच्छी प्रेजेंस है।
2017 के डेटा के हिसाब से इन्फोसिस के पूरे वर्ल्ड में 84 सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसेज और 116 डेवलपमेंट सेंटर्स मौजूद हैं। अकेले यूएसए में इन्फोसिस के 18 इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इन्फोसिस के 200 से ज्यादा डेवलपमेंट सेंटर और सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस मौजूद हैं। पार्टनरशिप के साथ साथ इन्फोसिस एक्विजिशंस की इंपॉर्टेंस को भी अच्छे से समझता है, इसलिए हमेशा कंपनी ने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेकर अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनीज को एक्वायर किया है। अपने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को 2003 में इन्फोसिस ने $22.93 मिलियन में एक्वायर किया। इसके बाद 2009 में यूएसए की मैककैमिश सिस्टम को $38 मिलियन में, 2012 में ऑस्ट्रेलिया के पोर्टलैंड ग्रुप को $37.27 मिलियन में, 2015 में स्विट्जरलैंड की लोडस्टोन होल्डिंग एजी को $349 मिलियन में और 2015 में इजराइल की पनाया का $200 मिलियन में इन्फोसिस द्वारा एक्विजिशन किया गया। इसके अलावा यूएसए की स्कावा और नोवा कंसल्टिंग को 2015 और यूके की ब्रिलियंट बेसिक्स को 2017 में इन्फोसिस द्वारा एक्वायर किया गया है। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री 50 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और आज के टाइम में ये इंडस्ट्री $150 बिलियन से भी ज्यादा की है। यानी ये मार्केट बहुत बड़ी है और इस मार्केट के पोटेंशियल को समझते हुए कई सारे प्लेयर्स इस मार्केट में उतर चुके हैं। इन्फोसिस भले ही शुरुआती प्लेयर्स में से एक थी, लेकिन अब उसके काफी सारे कॉम्पिटिटर्स सामने आ चुके हैं। इंडिया में इन्फोसिस के मेनली 4 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं और इनमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन्फोसिस के मेन ऑपरेशंस जहां इंडिया के बाहर हैं, वहीं टीसीएस मेनली इंडिया की आईटी मार्केट पर फोकस करती है। टीसीएस इंडिया की पहली टेक कंपनी बन गई है जिसने $200 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है। इन्फोसिस के कंपैरिजन में टीसीएस की सेल्स भी काफी ज्यादा हैं और टीसीएस इन्फोसिस की टोटल सेल्स से 63% ज्यादा सेल्स करती है। टीसीएस का 2023 का टोटल रेवेन्यू $29 बिलियन का था और साथ ही ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट आईटी रिक्रूटर भी है। इन्फोसिस की दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी है HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड का 2023 का स्टैंड अलोन रेवेन्यू $13 बिलियन का था, जो इन्फोसिस के रेवेन्यू से $6 बिलियन कम है। लेकिन इसके बावजूद HCL इंडिया में आईटी मार्केट का एक सब्सटेंशियल शेयर होल्ड करता है। HCL का एक पुराना ट्रेडिशन रहा है जहां वो अपने क्लाइंट्स के साथ एग्रीमेंट्स खत्म होने के बाद भी रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इसी वजह से क्लाइंट्स के थ्रू उन्हें आगे भी काफी सारे नए ऑर्डर्स मिलते हैं और वो अपने कस्टमर्स को हाई वैल्यू डिलीवर करते हैं। इन्फोसिस का तीसरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है विप्रो, जो अपने मोरल स्टेटस के लिए जाना जाता है। यही मोरल स्टेटस लोगों का विप्रो पर ट्रस्ट बढ़ाता है। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी इंडिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक हैं। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू $11 बिलियन का था। और फिर दोस्तों, इन्फोसिस की लास्ट मेजर कॉम्पिटिटर है महिंद्रा ग्रुप की कंपनी टेक महिंद्रा। चारों कंपनीज में सबसे कम मार्केट शेयर टेक महिंद्रा रखती है और इसका 2023 का रेवेन्यू $6.7 बिलियन का है। तो SWOT एनालिसिस एक मेथड है जिससे कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसके लिए अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को इवैल्यूएट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। इन्फोसिस फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग कंपनी है और इसीलिए हमेशा ये कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाती है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसके डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पर एंथुसियास्टिक और स्किलफुल टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। अभी इन्फोसिस के ये डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर मोस्टली इंडिया के बाहर सिचुएटेड हैं। एग्जाम्पल के लिए अगस्त 2021 में कनाडा के मिसिसॉगा में डिजिटल डेवलपमेंट सेंटर एस्टैब्लिश किए गए थे। फॉरेन में इन्फोसिस को इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं और कंपनी इन डेवलपमेंट सेंटर्स को इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान बना रही है। HP, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन की वजह से इन्फोसिस पर लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। साथ ही इन्फोसिस अपनी पॉलिसीज की वजह से डिफरेंट सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सर्विसेज लेने के लिए अट्रैक्ट करता है। अगर इन्फोसिस की वीकनेस के बारे में बात करें तो कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंपनी में रिटेन नहीं कर पाती। इसीलिए इन्फोसिस के काफी सारे इंजीनियर्स कंपनी छोड़कर बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। पिछले कुछ समय में कंपनी द्वारा की जा रही मास हायरिंग इस बात का सबूत है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। इन्फोसिस के मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस यूरोप जैसी फॉरेन टेरिटरीज में सिचुएटेड हैं। इसकी वजह से इंडिया में कंपनी हमेशा वल्नरेबल स्टेट में रहती है, क्योंकि कंपनी का ध्यान हमेशा फॉरेन में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहा है। जैसे इंडिया में दूसरी कंपनीज इन्फोसिस के मार्केट को कैप्चर करने की तलाश में रहती हैं।
इन्फोसिस के लिए अपॉर्चुनिटीज की अगर बात की जाए तो यहाँ उनके लिए कई संभावनाएं छुपी हैं। दुनिया में क्लाउड टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है और इन्फोसिस के पास इस फील्ड में वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट से काफी सारी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर चुकी है। इन्फोसिस क्लाउड टेक्नोलॉजी के इस मार्केट पोटेंशियल को टैप करके फायदा उठा सकती है। साथ ही आईटी मार्केट की ग्रोथ के साथ साथ इन्फोसिस के लिए पोटेंशियल मार्केट का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। लास्ट में बात कर लेते हैं इन्फोसिस के लिए सबसे बड़े थ्रेट्स की। तो इन्फोसिस अपनी राइवल कंपनीज जैसे एक्सेंचर, ओरेकल, कैपजेमिनी और टीसीएस से बहुत बड़ा कंपटीशन झेल रहा है। इस वजह से इन्फोसिस की डिफरेंट सर्विसेज के लिए ऑफर की जाने वाली प्राइसिंग पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और उसे मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए प्राइसेस कम करने पड़ सकते हैं। इन्फोसिस की सबसे बड़ी खासियत है इनोवेटिव डिजिटल स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर करते रहना, ताकि कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके। और आगे चलकर कंपनी ने अपने लिए जो प्लान और विजन बना रखे हैं उसकी वजह से आने वाले टाइम में इस कंपनी का वैल्यूएशन और भी बड़ा होने वाला है। कंपनी का पहला विजन है डिजिटल एक्सेलरेशन। इन्फोसिस इस बात को अच्छे से समझता है कि डिजिटल दुनिया काफी तेजी से बदल रही है और इसी के साथ इन्फोसिस को भी अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को एनहांस करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करके इन्फोसिस अपने क्लाइंट्स को बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहती है और अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए इन सभी फील्ड्स की रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्फोसिस काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि बेहतर इनोवेशंस किए जा सकें। इन्फोसिस का दूसरा विजन है क्लाउड एडॉप्शन और उससे जुड़ने के लिए हाइब्रिड सॉल्यूशंस पर काम करना। क्लाउड कंप्यूटिंग का इंपॉर्टेंस आईटी सेक्टर में बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इन्फोसिस अपनी क्लाउड सर्विसेज को एक्सपैंड करना चाहता है। कंपनी ऐसे हाइब्रिड सॉल्यूशंस को डेवलप करना चाहता है जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा जा सके और उसके साथ साथ लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ भी इन्फोसिस कोलैबोरेट करना जारी रखेगा ताकि क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इन्फोसिस का तीसरा प्लान है डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज को मजबूत करना, क्योंकि इन्फोसिस का मानना है कि डेटा न्यू करेंसी है। इसके अलावा एडवांस्ड एनालिटिक्स, डेटा साइंस और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को डेवलप करने जैसे काम भी इन्फोसिस कर रही है ताकि क्लाइंट्स के लिए मीनिंगफुल डेटा जनरेट किया जा सके, जिसका यूज करके क्लाइंट्स अपने बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ हासिल करें। जैसे जैसे आईटी सेक्टर की ग्रोथ होगी वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स भी सामने आएंगे। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्फोसिस अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को बेटर करके क्लाइंट्स को ऑफर कर रही है ताकि साइबर सिक्योरिटी की स्पेस में वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन हासिल कर सके। कंपनी का प्लान है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज को एक्सपैंड करना और अपने क्लाइंट्स के डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। इन्फोसिस ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप कर रही है जो बड़े बड़े साइबर अटैक्स को झेल सके ताकि इससे बिजनेस इंपैक्ट ना हो और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बचाया जा सके। इन्फोसिस अपने CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी समझता है, इसीलिए इन्फोसिस का प्लान है कि वो अपने ग्रीन इनिशिएटिव स्कोर को और बेहतर करे ताकि कंपनी द्वारा होने वाले एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को कम किया जा सके। इन्फोसिस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठा रही है और ये कंपनी अपनी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस के लिए भी जानी जाती है। यही कारण है कि 2023 में एथिस्फीयर द्वारा लगातार तीसरे साल इन्फोसिस को वर्ल्ड की मोस्ट एथिकल कंपनी के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और अपार संभावनाएं हैं। इन अपार संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन 21st सेंचुरी में वही कंपनीज इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगी जो अपने यूजर्स की नीड को समझ पाएंगी और अपने यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफर कर पाएंगी। इन्फोसिस का फ्यूचरिस्टिक विजन इस बात को दर्शाता है कि ये कंपनी एकदम सही रास्ते पर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद ग्लोबल आईटी जायंट्स के सामने इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन करना और ग्रो करना इन्फोसिस के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। जिस तरह से पिछले कई सालों में इन्फोसिस ने सफलता की नई कहानी लिखी है, वैसे ही आने वाले कई सालों तक ये कंपनी भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी लेगेसी को आगे बढ़ाती रहेगी। और इसी होप के साथ अपने वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।